मेरी मालकिन तीर्थ यात्रा पर गई तो अपनी 13 साल की बेटी को मेरे पास छोड़ गई। मैं भी भागकर उसके सारे काम करता। रात होती तो उसको अपने पास सुला लेता। मालकिन ने भी इजाज़त दे रखी थी। अगली रात हुई तो मुझे कुछ नरम सा महसूस हुआ। मैं घबराकर उठा तो मेरे होश उड़ गए। उसी रात मालकिन तीर्थ यात्रा पर जा रही थी, इसलिए सुबह से बार बार मुझे बोल रही थी कि मेरा पूरा घर तेरे हवाले है, जितना भरोसा मैं तुझ पर कर सकती हूँ उतना और किसी पर नहीं कर सकती। तुम पर मैं आंख बंद करके विश्वास कर सकती हूँ। दोस्तों, मेरी उम्र 25 साल थी, लेकिन मैं 10 साल की उम्र से मालकिन के घर कम कर रहा था। 15 साल से मैं मालकिन के घर नौकरी पर था, इसलिए जितना भरोसा मालकिन मुझ पर करती थी किसी और पर नहीं करती थी। इसलिए वह मुझे हर बात बता रही थी। कहने लगी, देख नारायण, अपनी बेटी सोना को मैं घर भी छोड़े जा रही हूँ, इसका बहुत ख्याल रखना। तुम्हें पता है ना, इसे खेलने की आदत है। सोना तो अपने कमरे में ही सोती थी। उम्र में सोना 13 साल की थी, लेकिन प्यार से रखा हुआ था। अभी तक खेलती थी। मैंने कहा कि मालकिन, मैं इसका बहुत ख्याल रखूंगा। लेकिन इसके बाद जो बात मालकिन ने कि मैं तो परेशान सा रह गया था। वह कैसे मुझसे ये बात कर सकती थी। कहने लगी, रात को तुम मेरी सोना के साथ इसके कमरे में रहोगे। ये बात सुनकर तो मेरी हालत खराब हो गई थी। मैंने कहा, मालकिन, मैं कैसे सोना के कमरे में सोने के लिए सोच सकता हूँ? आप सोचकर तो बात करें। कहने लगी, नारायण, मुझे कुछ नहीं सुनना है। मैंने जो कह दिया बस कह दिया। मैं कैसे सोना के कमरे में सो सकता था? कहीं कुछ रात में गड़बड़ हो जाए तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? मेरी मालकिन विधवा औरत थी, बहुत अमीर मलिक की। उनके पास बहुत सारी जमीन थी जहां से उन्हें पैसा आता था। घर बेहतरीन चल रहा था और एक ही बेटी थी जिसे उन्होंने लाडों से पाला था। जब मैं मालकिन के घर में काम करने के लिए आया था तो इस वक्त मलिक जिंदा थे। उन्होंने तो मालकिन को फूलों जैसा रखा था। बहुत प्यार करते थे मालकिन से। दोनों ने मोहब्बत में शादी की थी। दोनों बहुत खुश रहा करते थे। सोना की पैदाइश से चंद महीने पहले ही सड़क हादसे में मालिक का देहांत हो गया था। मालकिन सदमे में आकर दीवानों जैसी बातें करने लगी थी। कभी बोलती कि मुझे आंखें बचाएंगे, आप मुझे छोड़कर यूं नहीं जा सकते। मैं इस वक्त 10 साल का था, लेकिन मालकिन की हालत देखकर बहुत रोया था, क्योंकि उनका रवैया शुरू से ही मेरे साथ बहुत अच्छा था। इसलिए मुझे उनका दुख देखा नहीं जाता था। जब सोना पैदा हुई तो पहले तो मालकिन बहुत रोई मालिक को याद करके, लेकिन फिर उनका दिल सोना के साथ लग गया। मालकिन के माँ बाप ने बहुत चाहा कि मालकिन दूसरी शादी कर ले, लेकिन उन्होंने साफ इनकार कर दिया। कहने लगी कि नहीं, मुझे अपने पति से बहुत मोहब्बत थी और मैं अपनी सारी जिंदगी अपने पति के नाम पर बिता दूंगी। मालकिन ने फिर यही किया। मालकिन का सबसे ज्यादा वफादार और भरोसा करने वाला नौकर मैं ही था और मैंने भी नमक का हिसाब चुकाया था। एक एक पैसे का हिसाब मालकिन को दे दिया करता था। इस साल मालकिन के माँ बाप तीर्थ यात्रा पर जा रहे थे, इसलिए मालकिन ने कहा कि वह भी जाना चाहती है। यह सुनकर पहले तो सोना ने हंगामा खड़ा कर दिया था कि वह अकेले यहाँ नहीं रहेगी, लेकिन इसकी फाइनल पेपर थे, इसलिए मालकिन कहने लगी कि मैं तुम्हारी पढ़ाई को खराब नहीं करना चाहती, इसलिए तुम अगली बार मेरे साथ चली जाना। बड़ी मुश्किल से सोना मान गई थी, लेकिन जो कुछ मालकिन मुझसे कह रही थी कि सोने का ख्याल रखना और रात को उसके बिस्तर पर सो जाना, ये सब मुझे बहुत परेशान कर रहा था। मालकिन मुझे सब कुछ समझा बुझाकर तीर्थ यात्रा पर चली गई और उनके जाते ही मैं सोफे पर बैठकर सुकून का लंबा गहरा सांस लिया। फिर खाना बनाने वाले को बुलाया और अपने लिए बढ़िया खाना बनाने के लिए बोला। लेकिन मालकिन के होते हुए मैं कभी भी सोफे पर नहीं बैठा था। हालांकि उन्होंने मुझे कभी इनकार नहीं किया था, लेकिन मैं मालिक और नौकर का लिहाज हमेशा कायम रखा था। लेकिन अब सोच रहा था कि मालकिन गई है। सुकून से सांस लिया और मज़े से अपनी दोनों टांगें सामने शीशे की टेबल पर रख दी। रिमोट हाथ में पकड़ा और मस्त आराम से टेबल पर पैर डालकर और कपड़े ढीला करके सोफे पर मस्त बैठकर टीवी देखना शुरू ही किया था। अभी मैं सही से इस माहौल से रूबरू हुआ भी ना था कि कमरे का दरवाज़ा खुला
और सोना लाउंज में आई। जब उसने मेरे बैठने के तौर तरीके देखे तो माथे पर बाल डालकर बोली, नारायण के बच्चे, तुम्हारी शिकायत मम्मी के आते ही करूंगी। जितनी मौज मस्ती तुम माँ के ना रहने पर कर रहे हो ना सब माँ को बताऊंगी। सोना की ऐसी बात सुनकर मुझे डर सा लगा और मैंने जल्द ही टीवी को बंद कर दिया और रिमोट साइड रख दिया। पर नाक पर गुस्सा लीजिए, सोना सोफे पर आके बैठ गई और मेरे हाथ से रिमोट लेकर मुझसे कहने लगी, ये मत समझना माँ नहीं है तो जो मन में आएगा करोगे, चल जाओ, मेरे लिए खाना लेके आओ। क्यों नहीं छोटी मालकिन, जैसा आपका हुक्म। अंदर से मेरा जी तो जल की रह गया था। मेरी कभी भी मालकिन की बेटी से 1 मिनट भी नहीं बनती थी। हर वक्त बचकाना हरकतें करती रहती थी और मैं इसकी हरकत से परेशान हो जाता था। वह बाजार के कम से कम 4 चक्कर मुझसे लगवाती थी और कहती थी कि मेरे लिए सामान लेने के लिए ड्राइवर नहीं जाएगा, तुम जाओगे और जो भी मैं कहूँगी वही करोगे। मैं सीने पर हाथ रखा और सर झुकाया। जी जी, क्यों नहीं छोटी मालकिन, जैसा आपका हुक्म। अभी तो बड़ा रोब जमा रहे थे, अब क्या हुआ? गुस्से वाली नज़रों से सोना को देख रहा था। उसने मेरी चाय का प्याला, जो कि मैं पीने वाला था, उठाया और मेरे सामने ही चुस्की ले लेकर पीने लगी। मैं वहां से चला गया और सोना के लिए लंच का बंदोबस्त वहीं पर कर दिया। दिन भर घर का काम करने के बाद सोने के लिए अपने क्वार्टर पर जाने लगा, क्योंकि रात होने वाली थी। मैं अपने क्वार्टर में जाने लगा तो सोना कहने लगी, तुम कहाँ जा रहे हो नारायण? माँ ने कहा था कि तुम मेरे कमरे में सोना। मुझे मालकिन की बात याद आ गई। मैं हैरानी से सोना की तरफ देखा। मैंने कहा, छोटी मालकिन, मुझे अपने क्वार्टर के अलावा कहीं नींद नहीं आती। घर में और नौकरानी भी मौजूद है, आप उसे अपने साथ सुला लें। सोना कहने लगी, माँ ने कहा था कि तुम सोगे, मतलब तुम ही सोगे मेरे साथ, मेरे बिस्तर पर। मुझे नहीं पता। शराफत से आओ मेरे कमरे में। और फ़ोन पर जाकर लग गई थी, इसलिए कमरे में इस वक्त मैं अकेला बैठा हुआ था। भले वह 13 साल की थी, लेकिन मुझे तो अंदर से बहुत डर लग रहा था। मुझे किसी की एक बात याद आने लगी जो मैंने कहीं बाहर सुनी थी, कि जहाँ एक मर्द और एक औरत हो तो वहाँ तीसरा शैतान होता है। पता नहीं, बल्कि मुझे ऐसा क्यों कहा कि मैं उनकी बेटी के साथ कमरे में अकेला सो जाऊं। मालकिन भी ना इतनी नौकरानी किसी को भी बोल देती। सोना के साथ सोने के लिए कमरे में बात करने के बाद सोना आकर बिस्तर पर सो गई और वो एकदम बिंदास मस्त होकर सो रही थी। जब मैं कमरे में था तो दरवाजे के दराज से हल्की हल्की रोशनी आ रही थी, जो कि सोना के चेहरे पर पड़ रही थी। सोना सोई हुई बड़ी मासूम सी लग रही थी, बिल्कुल खुलकर सो रही थी। एकदम ही मैंने अपनी नज़र बदली, अपनी आंखें जोर से बंद कर ली और सोने की कोशिश करने लगा, इससे पहले कि मुझ पर शैतान आ जाए। ऊपर वाले का शुक्रिया करते करते ना जाने कब मेरी आंख लगी थी। घड़ी के तेज अलार्म बजने पर मेरी आंख खुली। मैं हड़बड़ा के उठा तो देखा कि सोना नींद में मस्त सो रही। मैंने सामने लगे घड़ी की तरफ देखा तो 7 ही बज रहे थे। मैं फौरन से उठकर उसके कमरे से बाहर निकल गया। सोना को स्कूल जाना था और इसका पेपर भी था। मालकिन ने कहा था कि ड्राइवर के साथ सोना को अकेला मत भेजना, इसलिए जब सोना तैयार होकर कमरे से बाहर आई तो मैं उसके साथ ड्राइवर के साथ में जाकर उसे स्कूल छोड़ आया। इसके बाद मैं ज़मीनों का हिसाब किताब देखने लगा, कितनी रकम आए, क्या हुआ क्या नहीं, यह हिसाब मेरी जिम्मेदारी थी। उन कामों में ऐसा उलझा कि मुझे याद ही नहीं रहा कि सोना को वापस लेने भी मुझे ही जाना था। ड्राइवर भी सोना को लेने नहीं गया था और मैं भी मालकिन के काम में इतना बिजी हो गया था कि मेरे दिमाग से ही निकल गया कि सोना को स्कूल से लेना भी जाना है। 12 बजे सोना की छुट्टी होनी थी और मुझे तखास बज चुका था कि जब मेरे फ़ोन पर बेल बजने लगी। जब मैं नंबर देखा तो मालकिन का था। मैं जल्दी से फ़ोन उठाया तो वह मुझ पर भला बुरा कहने लगी, मुझे सोना की कॉल आई थी, वह अभी तक स्कूल से नहीं आई, उसको कोई लेने क्यों नहीं गया। अभी तक मेरा दिमाग घूम गया। सामने ड्राइवर को मैंने खा जाने वाली नज़रों से देखा। मैंने कहा, तुम मुझे बोल नहीं सकते थे कि छोटी मालकिन की छुट्टी हो गई है। कहने लगी, जाकर इसको लेकर आओ। मैंने सारे खाता बंद किया और घर से बाहर निकला। ड्राइवर कहने लगा कि मालकिन तो तुम्हें उसका बॉडीगार्ड बनकर गई है,
तो तुम्हारी जिम्मेदारी है। ड्राइवर की बात ने तो मुझे गुस्सा दिला दिया था। मालकिन क्या गई थी, सारे नौकर सर पर चढ़ गए थे, वरना उनके सामने तो सर झुकाए रखते थे। स्कूल के हॉल में फटाफट से ड्राइवर के साथ। जब स्कूल पहुंचा तो पूरा स्कूल खाली हो चुका था, सिर्फ सोना ही स्कूल में थी। यहाँ पर चौकीदार मुझे देखकर भला बुरा सुनाने लगा। कहने लगा, तुम लोगों को कदर नहीं है, वक्त की क्या बात है, सोने का ध्यान रखता रहूं, आप लोगों की कोई जिम्मेदारी है या नहीं। मेरा कसूर था, इसलिए मैं चुपचाप उसकी सारी बातें सुनता रहा। घर पहुंचे तो खाना बनाने वाले ने खाना तैयार नहीं किया हुआ था। नौकरानी ने भी घर की सफाई ठीक से नहीं की और बातों में बिजी थी। यह देखकर तो मेरा सर चक्करने लगा था। मालकिन के बगैर तो पूरा घर उल्टा पड़ने लगा था। सारे नौकर अपनी मस्ती में झूम रहे थे, कोई भी कुछ काम सही तरीके से नहीं कर रहे थे। मैं तो मालकिन के बिना बौखला के रह गया था। दिन भर घर की सफाई करने के बाद मैं बहुत थक गया था, तो सोने के कमरे में जाकर कालीन बिछाया और लेट गया। जैसे ही सोना के कमरे में पूछा तो सोना कल के पेपर की तैयारी में लगी थी। मैं लाउंज में जाके सो गया, क्योंकि दिन भर का थका हुआ था और मुझे फौरन ही नींद आ गई। रात को मुझे लगा जैसे लाउंज में कोई और मौजूद है। किसी के कदमों की छाप मुझे सुनाई दी। मैंने आंखें खोलकर देखा तो मुझे लगा जैसे कि कोई आदमी सोना के कमरे के बाहर खड़ा हो और कमरे की खिड़की से अंदर झकने की कोशिश कर रहा है। मैंने तेज आवाज में कहा, कौन है? वहां तो फौरन से कोई किचन की तरफ भागता हुआ चला गया। मैं एकदम उठा, किचन की तरफ भागा, लेकिन इस वक्त वहां की जगह बिल्कुल खाली नजर आ रही थी। मैंने लाइट जलाई, वहां कोई नहीं था। रसोई का दरवाजा बाहर की तरफ भी खुलता था। जब मैंने वहां देखा तो उसकी कुंडी खुली हुई थी। जब वहां से बाहर निकला तो बाहर भी सन्नाटा था। मैंने किचन के दरवाजे को अंदर की तरफ से कुंडी लगाई और वापस लाउंज में जाकर सोचने लगा कि कौन आदमी था। न जाने मुझे डर अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। न जाने मुझे क्या सूझा और मैं सोना के कमरे में चला गया। रात को जैसे ही कुत्ते की आवाज़ आने लगी तो सोना नींद में डर रही थी। कहने लगी, माँ मुझे डर लग रहा है, ये कुत्ते मुझे खा जाएंगे, मेरा हाथ पकड़ लो। अपना हाथ मार रही थी। मालकिन को ढूंढ रही थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ऐसे मौके पर मुझे क्या करना चाहिए। सोना ने मेरा हाथ कस के पकड़ लिया था और मेरा दिल झोरों से धक धक कर रहा था। मैं इंतज़ार करता रहा कि वह कब गहरी नींद में जाए और मैं अपना हाथ छुड़ाऊं। जब सोना गहरी नींद में सो गई तो मैंने धीरे से अपना हाथ उसके हाथ से अलग किया और दोबारा कालीन पर जाकर लेट गया। इसके बाद मैं सोना के कमरे में ही सोने लगा था। अचानक से मेरी आंख खुली और इस वक्त सुबह के 6 बजे थे और सोना अपने बेडरूम में नहीं थी। और वैसे भी आज इतवार का दिन था, छुट्टी थी। मैं कमरे से बाहर आया तो सोना घर पर कहीं नहीं थी। मैंने उसे पूरे घर में देखा, मुझे कहीं नजर नहीं आई। मेरा दिल तो धक से रह गया था। मैं तमाम नौकरों को शोर मचा के जगा दिया। सभी उसे ढूंढने लगे। मेरा रंग पीला पड़ चुका था। मालकिन उसे मेरी भरोसे पर छोड़ कर गई थी। मैं कैसे रात को गहरी नींद सो गया? जब मैं तमाम नौकरों से बात की तो तब मुझे पता चला कि खाना बनाने वाला बाबू सोना को कमरे के बाहर देखा था। मैं भागता हुआ किचन में गया था और बावर्ची का पता सब जानता था। मैंने सारी बात मालकिन को बता दी और मालकिन ने कहा कि तुम बावर्ची के घर उसका पीछा करो, मैं पुलिस को फ़ोन कर देती हूँ। इस वक्त पुलिस भी हमारे बंगले के करीब के बंगले के बाहर लगे कैमरे की मदद से हमें गाड़ी का नंबर मिल गया था कि बावर्ची सोना के मुंह पर हाथ रखकर ज़बरदस्ती इस गाड़ी में बैठा रहा है। गाड़ी का नंबर प्रेस हो चुका था। मैं भी पुलिस वालों के साथ गया था। जैसे ही गाड़ी तक पहुंचे, गाड़ी का नंबर फ्रेश हो चुका था। मैं भी पुलिस वालों के साथ गया था। जैसे ही गाड़ी तक पहुंचे, जिस जगह पर खड़ी थी मुझे याद आने लगा कि एक बार बावर्ची मुझे ऐसी जगह पर लाया था जहां इसके कुछ दोस्त रहते हैं। मैं भागता हुआ इसी तरफ जाने लगा जहां इसके दोस्तों का घर था। पुलिस बाद में पहुंची, लेकिन मैं इस घर में पहले पहुंच चुका था। मैंने दरवाजे पर जोरदार लात मारी तो दरवाज़ा खुल गया। सामने वह बावर्ची और 2 मर्द मौजूद। उन्होंने सोना को बांधकर एक कुर्सी में बैठा रखा था। वह बहुत रो रही थी।
यह देखकर तो मेरा खून खौल उठा। मैंने आप देखा न था वो और उन तीनों की अच्छी खासी धुलाई कर दी। मैंने कहा कि तुम परेशान ना हो, जब तक मैं जिंदा हूं मेरी बेटी को कुछ नहीं हो सकता, तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। सोना रोने लगी और मुझसे कहने लगी, मुझे तुम पर भरोसा था कि तुम मेरी बेटी की मदद ज़रूर करोगे। मैंने कहा कि मैं इसे हमेशा अपनी छोटी बहन की तरह समझता हूँ और जब तक मैं जिंदा हूँ आपकी तरफ कोई आंख उठाकर भी नहीं देख सकता है। ये सुनकर मालकिन खुश हो गई। तो भाइयों और बहनों, अगर मेरी आज कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट भी कीजिए। और हाँ, सबसे ज़रूरी बात, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। तो भाइयों और बहनों, मिलते हैं अगले वीडियो में एक और दिलचस्प कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद भाइयों और बहनों।